यूजीसी की तरफ से जो वकील थे वो और भारत सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है और चुप रहे और वो मूक दर्शक बन करके अपने ही बनाए हुए नियम कानून को वो स्टे होते हुए देखती रही। SC ST OBC के लोगों के साथ इस कल के ऑर्डर के बाद मुझे ऐसा लगता है, मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा आपके चैनल पर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार, जनरल के जो विरोध कर रहे थे वो लोग और तीसरा सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों ने मिलकर के एक ऐसा षड्यंत्र रचा है। सुप्रीम कोर्ट ने, तीन लोगों ने मिलकर के SC ST OBC में जो अब तक जो है थोड़ा सा सामंजस्य चल रहा था, इस दोनों में ग्रुप आपस में लड़ाई कैसे कराई जाए, मतलब SC के अंदर लड़ाई, OBC के अंदर लड़ाई और ST के अंदर लड़ाई कैसे कराई जा सके, इसका एक तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा भी हो सकता है विकास जी कि SC की जो कुछ जातियों को अलग कर दें, उसको अलग कर दें, पर SC एक्ट उन पे अलग आपस में लगना शुरू हो जाए। ये परंपरा शुरू करने से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इस बात को देश कोई समझ नहीं रहा, बड़ा घातक है। ये समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को बीच में भेदभाव कराने वाला है और झगड़ा कराने वाला है। सर क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला आता है जिससे लोगों को उम्मीद जगती है कि अब SC ST OBC और EWS के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि जो जिस तरीके से जो हालात हैं इस समय सरकारी संस्थानों में, लगातार हत्याएं, रोहित वेमुला, पायल तडवी, तमाम होनहार छात्रों ने अपनी जान दी है इस शोषण के चलते हुए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा देता है। कैसे देखें सर इसे? हाँ देखिए, ऐसा है विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑपरेशन को स्टे किया है, यानी कि स्टे कर दिया है इसको, 2026 का रेगुलेशन था UGC वाला, ये पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से जो कुछ लोग, जनरल कैटेगरी के लोग जिसका विरोध कर रहे थे और जो मिस प्रचार कर रहे थे, झूठा प्रचार कर रहे थे कि इससे तो SC ST OBC की फेवर में है, जनरल के अगेंस्ट है, या जो कमेटी बनोगी इक्विटी कमेटी, उसमें जनरल का एक व्यक्ति भी नहीं होगा। ये बातें वैसे तो अपने आप में बिल्कुल गलत हैं। हम पहले इस बात को कई बार कह चुके हैं, फिर रिपीट करते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। देश के सारे जनरल के लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि ये SC ST OBC के फेवर में, जनरल के अगेंस्ट है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन में सिर्फ 3(1)(c) को चैलेंज किया गया था कि 3(1)(c) जो है इस रेगुलेशन का क्लॉज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ ये कहता है कि SC ST OBC के अगेंस्ट ही कास्ट के आधार पर भेदभाव हो सकता है, और जनरल के लोग हैं तो उनको अगेंस्ट अगर भेदभाव कोई कास्ट के आधार पर और कोई करता है SC ST, तो वो नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है, आप पहले ये समझ लें, क्योंकि इसमें 3(1)(c) के अलावा किसी को उन्होंने चैलेंज नहीं किया है इस सुप्रीम कोर्ट में, इस पिटीशन में जो जनरल वालों ने फाइल कर रखी है। इसमें कोई 3(1)(e) भी है। हमने आपके चैनल पहले एक बात कही थी कि ऑब्जेक्टिव में देखें तो ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमी का सेक्शन भी आता है, तो इसके अलावा और स्टेक होल्डर का वर्ड का इस्तेमाल कर रखा है। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में तो बात ठीक है कि SC ST OBC का अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो हम 3(1)(c) को हटा भी दें, देखो लीगल इंटरप्रिटेशन होता है, लीगल इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक लीगल माइंड की आवश्यकता है, एक संवैधानिक सोच की आवश्यकता होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बेसिस पर किसी भी नियम कानून संविधान का व्याख्या की जाती है और उसकी इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो देखो 3(1)(e) में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का इस्तेमाल पहले से था, और डिस्क्रिमिनेशन में वो कोई किसी के साथ भी कर सकता था, और उसमें जाति के आधार पर भी था। आप बात समझ दोबारा से, ये लोग जो मिस प्रचार कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन देश में फैला रहे थे कि भाई तो SC ST OBC का ही कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति इसमें विक्टिम हो सकता है, जनरल का विक्टिम नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। गलत मैं इसीलिए कह रहा हूं, दोबारा सुन लें आप, कि डिस्क्रिमिनेशन 3(1)(e) में है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 3(1)(c) में है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 3(1)(e) में भी है। 3(1)(c) में ये बात बिल्कुल ठीक है कि SC ST OBC लोग ही विक्टिम हो सकते हैं, लेकिन 3(1)(e) में कोई भी हो सकता है, और वहां भी कास्ट वर्ड का इस्तेमाल है, वहां लिखा हुआ है कि, और वहां स्टेक होल्डर वर्ड का इस्तेमाल है, ना कि SC ST OBC वर्ड का इस्तेमाल है। तो स्टेक होल्डर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई व्यक्ति कर सकता है, उस स्टेक होल्डर में विक्टिम भी SC ST OBC का हो सकता है, और जो करने वाला डिस्क्रिमिनेशन वो जो है जनरल का हो सकता है और SC ST OBC का हो सकता है। ये पहले से ही है। इन जनरल लोगों ने जो पिटीशन फाइल कर रखा है, 3(1)(e) को चैलेंज नहीं कर रखा है, तो 3(1)(e) में सभी के लिए है। 3(1)(e) के तहत देखो उसमें लिखा हुआ है कि भेदभाव किसके आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, रेस के आधार पर हो सकता है, कास्ट के आधार पर भी हो सकता है, पहले भी हो सकता था, अब भी हो सकता है,
और जेंडर के आधार पर हो सकता था, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर और डिसेबिलिटी के आधार पर। तो इन सब आधारों का, और ये जो आधार है इसमें आगे ये लिखा हुआ नहीं है खाली SC/ST OBC के अगेंस्ट हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर के अगेंस्ट। स्टेक होल्डर में SC/ST OBC, जनरल, डिसेबल्ड पर्सन, रिलीजियस पर्सन, पूरे देश के सारे नागरिक आते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं, तो आप फिर कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये मिस इन्फॉर्मेशन देश में फैलाई गई, झूठे प्रचार तंत्र किया गया, एक प्रचार और झूठा किया गया। फिर मैं इस ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की बात आता हूँ। इसमें कि इक्विटी कमेटी जो बनी हुई है जिसमें 10 मेंबर हैं, सारे के सारे SC/ST OBC के होंगे और जनरल कोई नहीं हो सकता। ये भी झूठी बात है, गलत बात है। ऐसा है खाली इसी में नहीं, ये तो रेवोल्यूशन है, पार्लियामेंट के बनाए बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें इसी तरह की परिभाषा है। और ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कमेटी बनेगी तो कमेटी में जैसे जिसमें लिखा हुआ ना कि एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, 10 लोग होंगे इसमें कमेटी में, एक हेड होगा, 3 प्रोफेसर होंगे, एक स्टाफ मेंबर होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे सिविल सोसाइटी के, 2 स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक कोऑर्डिनेटर होगा। तो ये 10 टोटल लोग कमेटी बनेगी और 10 लोगों में से इतना सुनिश्चित किया गया है कि 10 लोग जनरल के ना हो जाएं। अगर जनरल के 10 लोग हो जाएंगे तो SC/ST OBC अगर इसकी बात होगी तो कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। तो इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक बंदा SC का, एक ST का, एक OBC का कम से कम इसमें तो रहे। तो इसके लिए 3 लोगों को इसमें जोड़ा गया है। बाकी 7 जो बचे 10 में से वो किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होता है इसका, ये गलत मिसप्रचार किया गया है। और सबसे चिंता की बात ये है विकास जी कि गलत व्याख्या, इसमें मैं फिर कहूँ कि इसमें कोई भी भेदभाव की बात ही नहीं है। अगर 3(1)(c) जो है उसको हटा भी दें तब भी 3(1)(e) का मतलब वही है। मतलब कोई भी भेदभाव करने वाला SC/ST OBC का भी हो सकता है और करवाने वाला भी हो सकता है। मेरी परिभाषा व्याख्या पहले भी ये थी, अभी भी यही है। और ऊपर लिखा हुआ जैसे कि हमने अब चर्चा की कि EWS कैटेगरी भी लिखी हुई है, तो EWS में जनरल वाले वैसे भी आते हैं और स्टेक होल्डर के वर्ड का इस्तेमाल है। ये सारी बातें इसमें बताती हैं कि ये किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं मानता कि जनरल वाले कभी जो है जनरल वाले ही SC/ST OBC अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जात के आधार पर कर सकते हैं और लोग भी कर सकते हैं। ये नियम पहले से इस बात को मानता था। अब आगे चलते हैं। जहाँ तक कि जजमेंट का सवाल है, जिस जजमेंट का आपने जिक्र किया, कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। स्टे करने के पीछे मुझे इसमें 3 बातें नजर आती हैं। एक तो ये कि भारत सरकार वहां पर चुप रही। UGC की तरफ से जो वकील थे वो और भारत सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है और चुप रही। और वो मूक दर्शक बन करके अपने ही बनाए हुए नियम कानून को वो स्टे होते हुए देखती रही। उसने बचाव करने की, डिफेंड करने की सुप्रीम कोर्ट में कोशिश नहीं की। ये अपने आप में ये दिखाता है कि भारत सरकार भी ये चाहती थी कि इसको स्टे कर दिया जाए। पहले तो आप ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो 5 बातें कही हैं कि उन 5 बातों पर विचार करेंगे। 5 सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें फ्रेम किए गए हैं। 5 क्वेश्चन में मुझे कोई खास बात नजर नहीं आती, लेकिन विकास जी एक बात समझ लें कि SC/ST OBC के लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुने पूरे देश के, कि SC/ST OBC के लोगों के साथ इस कल के ऑर्डर के बाद मुझे ऐसा लगता है, मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा आपके चैनल पर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार, जनरल के जो विरोध कर रहे थे वो लोग और तीसरा सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों ने मिलकर के एक ऐसा षड्यंत्र रचा है इस देश में कि ये जो लड़ाई अभी तक UGC नियम के आधार पर आप जो देख रहे थे, एक दो पक्ष थे। एक पक्ष था जनरल का और दूसरा पक्ष था SC/ST OBC का। आप ऐसे देख रहे थे ना, जनरल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, SC/ST OBC वाले इसका समर्थन कर रहे हैं। अब लेकिन इन्होंने इस 2 पक्ष को में से एक पक्ष हटा दिया, जनरल वाला, और SC/ST OBC में ही आपस में भिड़वा दिया। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक क्या था कि SC/ST एक्ट भी अगर आप देखें तो SC/ST एक्ट में करने वाला कौन होगा और जिसके अगेंस्ट हो सकता है वो कौन हो सकते हैं, विक्टिम। वो लिखा हुआ है कि SC/ST के लोग तो विक्टिम हो सकते हैं और उसमें जनरल और OBC सहित वो लोग उसमें करने वाले हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 में जजमेंट दिया था, आपको नोटिस में है, सब क्लासिफिकेशन कास्ट का कि SC और ST में बंटवारा जातियों में हो सकता है, जो पहले ऐसा नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गवई साहब इसमें SC के होने के बावजूद भी वो ऑर्डर करके गए थे। उस ऑर्डर की मैंने पहले ही मुखाफलत की, फिर करता हूँ, वो ऑर्डर गलत था। लेकिन अब आगे चलते हैं।
इस कल के जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कर दिया है कि हम इस बात पर ही विचार करेंगे कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा 3(1)(c) में दे रखी है, क्या उसके तहत जो बैकवर्ड क्लास में मोस्ट बैकवर्ड क्लास होते हैं, एससी में मोस्ट बैकवर्ड एससी होते हैं और एसटी में मोस्ट बैकवर्ड एससी होते हैं, एसटी होते हैं, इनका भी आपस में इनके लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था करी गई है? कि जैसे समझिए आप कि इनका कहने का मतलब ये है, जो आज तक देश में नहीं हुआ है, आज तक देश में ये कभी नहीं हुआ है। इस पहले तो कल का जो ऑर्डर है उसको समझने की जरूरत है, किस तरीके से इन्होंने जो जनरल बनाम SC ST OBC जो लड़ाई थी उसको लड़ाई ये SC के अंदर लड़ाई करवा दी, ST के जातियों में अंदर लड़ाई करवा देंगे ये और OBC के अंदर करवा देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अब ये कह दिया है कि जो SC में मोस्ट बैकवर्ड यानी SC की कुछ जातियां थोड़ा मोस्ट बैकवर्ड है, कुछ जातियां कम बैकवर्ड है, ST में सेम पोजीशन है, OBC में सेम पोजीशन है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है इसमें, क्या ऐसा इसमें है कि नहीं है कि जो मोस्ट बैकवर्ड है वो भी कंप्लेंट कर सके हैं बैकवर्ड के खिलाफ OBC में, SC के मोस्ट बैकवर्ड है वो भी बैकवर्ड खिलाफ, जो बैकवर्ड SC जो कम बैकवर्ड है SC में उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सके, ST के जो लोग ज्यादा बैकवर्ड है वो जो कम बैकवर्ड है उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सके। यानी कि इन्होंने SC ST OBC को तीनों वर्गों को 2 ग्रुप में कम से कम बांटने की षड्यंत्र रचा गया है। और ये षड्यंत्र मुझे लगता है हम इसे पहले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भारत सरकार चुप क्यों है और ये इश्यू क्या है। ये इश्यू मैं आपको बता दूं, अब ये इश्यू कल के बाद में ये इश्यू उसमें मेन तो रहा नहीं है, एक तरफ जनरल एक तरफ SC ST OBC। कल के बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है, सरकार की ने जो चुप होकर के इसमें सहमति दी है, वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों ने मिलकर के SC ST OBC में जो अब तक जो है थोड़ा सा सामंजस्य चल रहा था, इस दोनों में ग्रुप आपस में लड़ाई कैसे कराई जाए, मतलब SC के अंदर लड़ाई, OBC के अंदर लड़ाई और ST के अंदर लड़ाई कैसे कराई जा सके, इसका एक तरीका ढूंढ लिया है। देश में पहली बार आप देखेंगे जब ये फाइनल ऑर्डर आएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा कि SC को भी 2 भागों में बांटो, ST को 2 भागों में बांटो और OBC को भाग लो और आपस में एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट कर सके, वो व्यवस्था भी कर लो। तो आगे फिर से क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है विकास जी कि SC की जो कुछ जातियों को अलग कर दें, उसको अलग कर दें, पर SC एक्ट उन पर अलग आपस में लगना शुरू हो जाए। ये परंपरा शुरू करने से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इस बात को देश कोई समझ नहीं रहा। कल से जब मैंने ये रात को ये लेट अपलोड हुआ ये ऑर्डर, जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि ये तो बात ही नहीं थी इसमें, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा। आंदोलन कर रहे इस बात के लिए कि भाई जनरल को इसमें अपराधी बना दिया गया है, SC ST OBC लोगों को विक्टिम बना दिया गया है और SC ST OBC का अगर जनरल के साथ कुछ करेगा तो क्या हो सकता है। उन्होंने ये कहने की कोशिश भी की थी कि अगर SC ST OBC का जनरल के साथ कुछ करेगा तो उसमें कोई इसमें रेवोल्यूशन में आएगा नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया सकता, ऐसी बात पहले भी गलत थी, अभी भी गलत है। और सुप्रीम कोर्ट आखिर समझ में नहीं आया कि इनकी जो झूठे प्रचार तंत्र की भीड़ कैसे चढ़ गया। मेरा कहने मतलब है उन्होंने क्यों अकल नहीं लगाई अपनी, क्यों इस पर विचार नहीं किया और इस तरीके का जो है फिर उन्होंने ऑर्डर कल जो क्वेश्चन फ्रेम किए, क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। SC ST OBC लोगों को बड़ी सावधान रहने की जरूरत है। ये लड़ाई अब दूसरी तरफ मुड़ने वाली है। ये खाली जनरल बनाम SC ST OBC नहीं, ये SC ST OBC के वर्ष से होने वाले। क्या ये वही दौर तो नहीं दोहराया जा रहा जैसा जो DP सिंह के दौरान जब उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट मंडल में कमंडल की शुरुआत ये उसी तरह की बात आप कह सकते हैं, लेकिन कल के बाद ये मामला और रूप लेगा। अब बात फिर समझ लें, मंडल कमंडल में एक तरफ जो OBC SC वर्ग था, जनरल वाला वर्ग था, SC ST को तो पहले से रेशन था, उसमें कोई इशू नहीं था। अभी तक इस रेगुलेशन के माध्यम से एक तरफ जनरल था, एक तरफ SC ST OBC था। कल 1 बजे के बाद में पोजीशन चेंज हो चुकी है। ये जो 2nd नंबर का इन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ा घातक है। ये समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को बीच में भेदभाव कराने वाला है और झगड़ा कराने वाला है। जब ये कमेंट चीफ जस्टिस कर रहे थे कि भाई ये तो आपने पीछे लॉ को ले जा रहे हैं, आप जाति विहीन समाज बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, अब ऐसा रेवोल्यूशन क्यों लेकर के आ गए हैं कि एक जाति के साथ भेदभाव हो सकता, जबकि हो नहीं सकता। उस रेवोल्यूशन में लिखा हुआ है कि हो नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता था। अब आगे आते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने ये जो बीज बो दिए हैं कि आपस में SC ST OBC के लोग आपस में लड़ मर जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की और RSS की लंबे समय से रणनीति है। उस रणनीति के बीच देश में पहली बार लीगल रूप में कर्ज बोने की शुरुआत हो चुकी है। आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाई जनरल बनाम SC ST OBC नहीं, SC के अंदर लड़ाई, ST के अंदर लड़ाई के रूप में कन्वर्ट होने वाली है। और सब चिंता की बात विकास इसमें ये भी है, विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुजन की पार्टियां बोली जाती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इसमें जो है ममता बनर्जी की सरकार की पार्टी हो,
चाहे और भी पार्टी हो, कल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सराहना की है। और दूसरी बात, एक बात तो बता दूं कि मायावती जी तो ये भी नहीं जानती कि इस रेवोल्यूशन का मतलब है क्या। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सराहना की है, चलो एक बात अलग हो गई, लेकिन चिंता की बात ये है कि पहले उसका विरोध कर रहे थे। वो पहले कह रहे थे यूजीसी का रेवोल्यूशन ठीक लेके आई है सरकार, और अब कह रही है स्टे कर दिया, तो भाई स्टे शुरू सही कर दिया। उन्हें तो समझ ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत है। दूसरी बात एक और भी है कि मायावती जी ने ट्वीट में एक बात और कही है, उन्होंने ये कहा है कि भाई इसमें सारे लोग SC ST OBC के कमेटी में नहीं होने चाहिए, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कमेटी में सारे लोग SC ST OBC के नहीं है, 3 लोगों का कम से कम 10 में से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए 3 लोग हो सके, स्पेशल व्यवस्था की गई है। 7 लोग तो जनरल के उसमें हो सकते हैं। तो मायावती जैसी जो है नेता, जो अपने आप को SC के बहुत बड़े वर्ग के नेता मानती है, ST के मानती है, उनको तो ये नियम का व्याख्या करना भी नहीं आता, वो कैसी उन्होंने एडवोकेसी कर रखी है। मुझे डाउट है ऐसे लोग हमारे देश के लोग जो SC ST OBC वजन लोगों को लीड कर रहे हैं, जिनको के एक व्याख्या करना तक नहीं आता, और वो जनरल के जाल में फंसे हुए हैं जानबूझ करके या अपनी मर्जी से। तो आने वाले अवसर क्या वक्त रहेगा इस पूरे मामले में? देखिए, आने वाले समय में विकास जी, इसमें प्रोटेस्ट अब SC ST OBC के शुरू हो चुके हैं और आगे होंगे, बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हम भी पिटीशन फाइल करने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आपको बताते हैं, अगली जब डेट आ गई तो आप हमें वहीं भी खड़े देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। हम इसमें एक एप्लीकेशन लगाने जाने वाले हैं कि हमें भी सुना जाए, हम भी SC या वर्ग से आते हैं, या ST OBC जिस वर्ग से भी कोई लोग आता हो, तो हमें सुने बिना ऑर्डर नहीं हो सकता। इसमें इंदिरा जयसिंह जी जो रोहित वेमुला की एडवोकेट थी, उनकी मदद की, और जो है पायल तड़वी की, वो अपनी बात उन्होंने रखने की कोशिश की, लेकिन जो बात हम लोग रख सकते हैं वो बात इंदिरा जयसिंह जी रख नहीं सकती। ये जजों ने, इनकी मानसिकता पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है जो जजों की। इनके मैं पहले ऑर्डर में देखता आ रहा हूँ, इन जजों की जो कास्ट बेस्ड जो इनकी जो विचारधारा है, वो मुझे लगता है कि SC ST समाज के अगेंस्ट है, रिजर्वेशन की अगेंस्ट है, SC एक्ट के अगेंस्ट है। ये RSS भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके मानने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी जज किसी विचारधारा का हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जजमेंट वो विचारधारा के हिसाब से देकर के संविधान के हिसाब से देगा, ये जरूरी होता है। आप बात समझ रहे हैं ना? जज भी तो कोई कांग्रेस को वोट देता है, कोई BJP दे सकता है, कोई किसी को दे सकता है, वो देते भी हैं, लेकिन वो अपनी विचारधारा को रखना चाहिए जेब में। वोट देते समय, बात करते समय अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएंगे तो उसमें फिर वो संविधान कानून के हिसाब से चलना होता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ये ऐसा नहीं हुआ है।